नाउ नेक्स्ट हमारे अपने मेन टॉपिक की तरफ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, अगर हम इस वर्ड को समझें, होलोजोइक, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, होलो और जोइक। होलो मीन्स होल, कंप्लीटली, ठीक है, इंटायरली, और जोइक का वर्ड निकला है जू। जू मीन्स एनिमल। तो इस वर्ड का मतलब है कंप्लीटली लाइक एनिमल, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि एनिमल की तरह न्यूट्रिशन, इंटायरली लाइक एनिमल। वो न्यूट्रिशन जो कंप्लीटली एनिमल्स की तरह है, उससे हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किसकी टाइप है, अभी हमने बात की हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, वेयर ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, मतलब टेक इन सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी। ऐसी टाइप है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जिसमें एक एनिमल इंजेस्ट करेगा, मतलब टेक इन फूड लेगा, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड या लिक्विड फूड एक एनिमल लेगा इनसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर, ब्रेक इट डाउन इंटरनली, और अपने बॉडी में ही उस फूड को ब्रेक करेगा स्मॉल पीसेस में, स्मॉल कंपाउंड्स में, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ताकि उस फूड में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, ऐसा हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें एक एनिमल सॉलिड या लिक्विड फूड को अपनी बॉडी में लेगा, उसको अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करेगा और उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इस तरह से जो न्यूट्रिशन ली जाती है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है, एक लेंदी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अभी हम नाम लिखेंगे और फिर हम उन तमाम को देखेंगे कि उनकी मीनिंग क्या है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद नंबर 2 है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। फोर्थ है एसिमिलेशन, और लास्ट है एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा, अब जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बात करेंगे तो इसमें हम हर तरह के एनिमल के बारे में बात कर रहे होंगे। वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते हुए अपने माइंड में 2 एग्जाम्पल्स रखनी है, एक अमीबा की जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अगर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएँ तो उसमें ह्यूमंस की एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों के रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हैं उनमें किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है, हाईली डेवलप उसकी बॉडी है, उसमें किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन, फूड लेना। अब अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो इसकी बॉडी किस पे कंसिस्ट है, एक सेल पे कंसिस्ट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल को कहाँ लेगा, अपने सेल के अंदर लेगा, ठीक है, अपने सेल के अंदर ही फूड पार्टिकल को लेगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, टेकन इन ऑफ फूड इन द सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। और अगर हम हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो कहाँ फूड लेंगे, वो अपनी बॉडी में फूड लेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर हम क्या लिखेंगे, टेकन इन ऑफ फूड इन टू दी बॉडी, ठीक है, अपनी बॉडी में फूड का लेना या फिर सेल में फूड का आना, इसे हम क्या कहेंगे, इंजेशन। तो इंजेशन समझ आया क्या है, ओरल कैविटी में फूड का एंटर होना, डेट इज इंजेशन टेकन इन ऑफ फूड, जो कि यूनिसेलुलर में होगा थ्रू सेल सरफेस, ठीक है। सेल सरफेस के ज़रिए फूड अंदर आएगा, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक ओपनिंग के थ्रू अंदर आएगा जिसे हम कहते हैं माउथ, ठीक है। माउथ के थ्रू फूड बॉडी में एंटर होता है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर। एक और बात समझो कि जो भी फूड मटीरियल एक एनिमल ले रहा है
वो फूड मटेरियल हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बना हुआ है। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे कॉम्प्लेक्स हैं, लार्ज हैं। बॉडी इन मॉलिक्यूल्स को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसके लिए बॉडी हमारी क्या करती है, इस हाईली कॉम्प्लेक्स फूड को, जो कि लार्ज है, इनसॉल्युबल है, डिज़ोल्व नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इस फूड को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती है, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और सॉल्युबल होते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं बॉडी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। हाईली कॉम्प्लेक्स लार्ज इनसॉल्युबल फूड का सिंपल मॉलिक्यूल्स में स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, अब ये सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और आगे जाकर रिएक्ट करेंगे, इनसे एनर्जी रिलीज़ होगी। इस प्रोसेस को हमने कहा डाइजेशन। ये प्रोसेस दो तरह से हो सकता है। डाइजेशन केमिकली भी हो सकती है, मतलब कि कुछ केमिकल्स हों ऐसे जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स फूड से रिएक्ट करें और उनको सिंपल में कन्वर्ट कर दें। इस तरह से जो डाइजेशन होगी इसे हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। क्या कहेंगे इसे हम, केमिकल डाइजेशन। ये होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं। ये एंजाइम्स का काम होता है जो हाईली कॉम्प्लेक्स फूड हम ले रहे हैं उससे रिएक्ट करके उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसे हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। एक और टाइप होती है डाइजेशन की जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ये होती है फोर्स के ज़रिए। फोर्स एक्सर्ट होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स पर, लार्ज कंपाउंड्स पर, और उस फोर्स की वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल कंपाउंड्स में। इस तरह से जो डाइजेशन होती है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। इसके एग्जांपल में आता है डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ की हेल्प से क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के, लार्ज पार्ट्स, वो ग्राइंड होते हैं और स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो डाइजेशन होगी उसे हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। इस पर अभी हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो इंजेशन में क्या हुआ, फूड पार्टिकल हमारे बॉडी में आया, हमारे ओरल कैविटी में आया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, उस फूड की डाइजेशन शुरू हो गई। किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से और टीथ की हेल्प से या और दूसरे ऑर्गन्स के ज़रिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं जो कि है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन। अभी तक क्या हो चुका है, जो फूड था हमारा वो डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब उस फूड की होगी एब्जॉर्प्शन। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड है, ठीक है, ये फूड है, ये अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है और ये सॉल्युबल है। अब तो यहाँ से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में। फूड कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर आ जाएगा, और इस ब्लड के थ्रू अब ये फूड पार्टिकल्स जो हैं सेल्स तक पहुँच जाएंगे, ताकि इनको आगे फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाए और उनसे एनर्जी हासिल की जाए। तो एब्जॉर्प्शन समझ आया। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है, ये एब्जॉर्ब फूड है जो कि ब्लड में आ चुका है, ये एब्जॉर्ब फूड अब सेल्स यूज़ करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ताकि उनसे फिर एनर्जी हासिल की जाए। तो एब्जॉर्ब फूड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ होना और उससे एनर्जी हासिल होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या आता है, एब्जॉर्ब फूड का मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ होना और उससे एनर्जी हासिल करना। अच्छा, अब जो हमने फूड लिया था उसकी डाइजेशन हो चुकी है, वो एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब होके सेल्स तक पहुंच चुका है। ठीक है, और उसको अब यूज़ किया जा रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। लेकिन जितना फूड हम लेते हैं उसका तमाम पार्ट सॉल्युबल नहीं होता, उसका तमाम पार्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसा पार्ट भी होता है फूड का जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, जो कि डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद बच जाता है। ठीक है, रह जाता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को अब हमारी बॉडी रिमूव करेगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
एक्सक्रीशन। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। जितना भी फूड कोई ऑर्गेनिज्म ले रहा है उसका तमाम पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कुछ उसमें अनडाइजेस्टेड पार्ट भी होता है। ठीक है, तो वो अनडाइजेस्टेड पार्ट लास्ट में क्या कहलाता है, वेस्ट मटेरियल, और लास्ट में हमारी बॉडी इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिमूव हो जाना। तो यहाँ पर हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए होलोजोइक न्यूट्रिशन के। किसी भी एनिमल में हम न्यूट्रिशन देखेंगे वहाँ पर ये तमाम स्टेप्स होंगे। पहले फूड मटेरियल को इंजेस्ट किया जाएगा, फिर उसकी डाइजेशन होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, एसिमिलेशन होगी, और फिर लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड की एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है आगे, हमने अब डिफरेंट एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस देखना है। हम पहले देखेंगे अमीबा में, उसके बाद प्लेनेरिया में, और फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है। ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन, तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। नाउ अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। पहले हम बात करें इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है और किन एनिमल्स में ये होता है। अगर हम इस वर्ड को गौर करें तो हमें इस वर्ड से ही समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड, सेल्युलर मतलब सेल, इनसाइड द सेल। ऐसी डाइजेशन जो कहाँ पर हो रही है, इंट्रा सेल्युलर है, सेल के अंदर हो रही है। देखो अभी हमने बात की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनमें इंजेक्शन होती है और फूड मॉलिक्यूल आता है इनसाइड देयर सेल, क्योंकि इनकी बॉडी एक सेल पर कंसिस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डाइजेशन होगी वो भी कहाँ पर होगी, इस सेल के अंदर होगी। ठीक है, डाइजेशन कहाँ पर होगी, इस सेल के अंदर होगी, इनसाइड द सेल होगी। तो इस तरह से जो डाइजेशन सेल के अंदर होती है इसे हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये होती है, हमें मिलती है प्रोटोजोआ में, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, केमिकल डाइजेशन। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं वो भी कहाँ होते हैं, इनसाइड द सेल। सेल में ही एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, जो एंजाइम्स बनेंगे वो सेल में ही होंगे। ये हमने बात कर लिया अबाउट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब इसका ऑपोजिट है एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड सेलुलर सेल। ऐसी डाइजेशन जो आउटसाइड द सेल होगी, सेल के बाहर होगी, ये होगी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हों या फिर हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स हों, उन तमाम में जो डाइजेशन होगी वो कौन सी टाइप की होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। क्योंकि जो एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर हैं, उनकी बॉडी बहुत से सेल से मिलके बनी है, तो इनमें ये पॉसिबल नहीं है कि जो फूड है उसको हम डायरेक्टली सेल में एंटर कर दें। ठीक है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होता है इन एनिमल्स का वो लार्ज होता है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है, लार्ज है, बहुत से सेल से मिल के बनी है, तो उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो इनको फूड भी ज़्यादा लेना होगा। जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फूड आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने लार्ज और हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम डायरेक्टली सेल में एंटर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल, फूड मॉलिक्यूल्स आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो आउटसाइड दिस सेल आते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में आते हैं। इनका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इस तरह से, उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स रिलीज़ होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो आउटसाइड दिस सेल होंगे, क्योंकि डाइजेशन कहाँ हो रही है, सेल के बाहर। तो एंजाइम्स भी कहाँ चाहिए, सेल के बाहर चाहिए। तो यहाँ पर सेल्स हैं, ये एंजाइम्स बनाएंगे और फिर ये एंजाइम्स यहाँ पर कैविटी में हमारे जीआईटी की ट्रैक में रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनकी डाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अभी हमने देखा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर में भी एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी डाइजेशन जो एंजाइम्स की मदद से होती है, केमिकल्स की मदद से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों में केमिकल डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसे हम एंजाइमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं। तो ये दोनों में हमें मिलेगा। लेकिन जो मैकेनिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है, जब फोर्स एक्सर्ट होती है। ठीक है,
तो मैकेनिकल डाइजेशन हमें कहाँ पर मिलेगी? एक्स्ट्रा सेलुलर में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है जो कि मसल्स हैं यहाँ पर जो कि फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैकेनिकल डाइजेशन भी मिलेगी। अच्छा, अब जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये कई तरह से हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब है कि टीथ की मदद से लार्ज फूड का स्मॉल में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। लार्ज फूड पीसेस का स्मॉल फूड पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम कहते हैं ग्राइंडिंग। ये होती है टीथ की मदद से, ठीक है। उसके बाद है चर्निंग। चर्निंग का मतलब है, देखो एक और बात समझो कि हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर मसल्स मौजूद है और मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है। ये समझ आ गया। अच्छा, अब हम बात करें स्टमक की। हमारे स्टमक में भी क्या है? मसल्स हैं। स्टमक में फूड है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट होगी। और जब फोर्स एक्सर्ट होगी तो फूड स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टमक के मसल्स की मदद से जो फूड स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इससे हम कह रहे हैं चर्निंग। उसके बाद है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब है कि ओरल कैविटी में फूड को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देना, सलाइवा के साथ मिक्स कर देना ताकि वो ईज़िली स्वेलो हो सके, इसोफेगस में जा सके। ये मैस्टिकेशन का मतलब है। उसके बाद है पेरिस्टाल्सिस। अभी इन वर्ड को समझ लो, बाकी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है? देखो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, ये मसल से बना है, अभी हमने बात की। तो ये मसल्स जो है कंटिन्यूसली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक वेव्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एक वेव क्रिएट हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है। कहीं पे मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, कहीं पे रिलैक्स होते हैं, कहीं पे कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, कहीं पे रिलैक्स होते हैं, इस तरह से। और ये वेव इस तरह से मूव करती जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्योंकि वेव्स बन रही हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस तरह से जो फूड ब्रेक होगा इसे हम कहेंगे पेरिस्टाल्सिस। इसको हमने आगे पढ़ना है, हम पढ़ेंगे इसको इंटेस्टाइन में, इसोफेगस में, ठीक है। तो ये समझ आ गया, केमिकल डाइजेशन हमें दोनों में मिलेगी और मैकेनिकल डाइजेशन हमें मिलेगी सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर में। अच्छा, केमिकल डाइजेशन का मतलब समझ आ रहा है कि एंजाइम से रिएक्ट करके फूड, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बट मैकेनिकल डाइजेशन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है मैकेनिकल डाइजेशन की? इससे क्या हो रहा है? तो इससे हो रहा है कि जो लार्ज पीसेस है ना फूड के, ये स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। जब फूड लार्ज पीसेस में था तो इसका सरफेस एरिया कम था, इस पर एंजाइम सही तरह से वर्क नहीं कर सकते। तो मैकेनिकल डाइजेशन हुई। मैकेनिकल डाइजेशन ने क्या किया? लार्ज फूड को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया पहले। अब इस फूड का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया अब ज़्यादा हो गया, तो अब इस स्मॉल पीसेस पर एंजाइम सही तरह से वर्क कर सकते हैं, अच्छी तरह से वर्क करेंगे और ये फूड जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं अब ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या करता है? फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है ताकि एंजाइम उस पर अच्छी तरह से एक्ट कर सकें।